क्या औकात है इस आदमी की नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने। सत्ता चाह ले तो कलेक्टर तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसों को रातों रात हवा करा देती है, हमने ये देखा है। ऊपर से इसके तो क्रिमिनल होने का रिकॉर्ड भी है। ट्विटर पे किसी को दल्ला लिख के तेरी माँ की तेरी बहन की लिख देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेता भी यही चाहते हैं, पार्टी से लिए यही चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है आईएएस है वो, उसको आप कितनी भी गालियां दे लो, उसे पता है उसकी नौकरी पे, उसकी जेब में आने वाली तनख्वाह पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कलेक्टर की नौकरी आपने खाई, या तो आईटी सेल वालियों के वर्ड प्ले से डरा मत करिए कि इफ नॉट मोदी देन हु जॉनी सिंस, इफ नॉट राहुल देन हु मियां खलीफा। मैं गली के कुत्ते को वोट दे दूंगा, तुझसे मतलब, तेरे नेता को नहीं दूंगा। दोस्तों राम राम। दोस्तों हाल ही में एक आईएएस महोदय की एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, जिसमें वो एक बड़ी ही बेहुदा, घटिया, शर्मनाक टिप्पणी दे रहे हैं। और जितनी बेहुदा वो टिप्पणी है उतने ही बेहुदा ढंग से उन्होंने वो दी है एक सभा को संबोधित करते हुए। सीधी सी बात है, जब सोशल मीडिया पे आई तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही आना था। तो कई लोग उस पर अपने अपने हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लीगल अप्रोच अपना रहे हैं, कुछ पर्सनल अप्रोच अपना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बार जब ऐसे सोशल मुद्दे होते हैं, कोई जज किसी के आराध्य पे टिप्पणी कर देता है, या कोई आईएएस एक ग्रुप विशेष की महिलाओं के लिए खास तौर पे टारगेट करके इस तरीके की घिनौनी टिप्पणी करता है, तो एक आम आदमी के रूप में, एक 9 to 5 जॉब करने वाले मिडिल क्लास के रूप में हमें समझ नहीं आता कि यार इसमें हम क्या करें, क्योंकि एक सोशल मुद्दा बन जाता है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के आगे की सड़क टूटी हुई है कि आप जा करके कंप्लेंट कर देंगे म्यूनिसिपैलिटी में, या पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, अपने नेता के पास चले जाएंगे। हम एज आम आदमी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि ऐसे विषयों पे, सामाजिक मुद्दों पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा, या मैं पहले ही बता देता हूं कि कौन लोग ये वीडियो आगे देखें कौन ना देखें। तो जो लोग किसी पार्टी के गुलाम से पहले कोई इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक देश के नागरिक हैं, वही लोग ये वीडियो आगे देखें। अगर आप किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के वोटर से पहले एक भाई हैं, एक बाप हैं, एक पति हैं, तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। यदि आप सबसे पहले किसी पार्टी के कार्यकर्ता, हार्डकोर सपोर्टर हैं, तो कृपया करके आप ये आगे मत देखिएगा, आप सह नहीं पाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट संतोष वर्मा, जो कि एक आईएएस भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया। एमपी के भोपाल में इनका कुछ सम्मेलन चल रहा था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जैसा कि मैंने कहा था, जितनी घटिया टिप्पणी थी उतने ही घटिया तरीके से उन्होंने वो टिप्पणी दी। इंटरनेट पर इसका जिस तरीके से रिएक्शन आना था वैसे ही आया, जैसा आप समझ गए होंगे। आउटरीच हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, लोगों को 2 मिनट की शांति मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर बंदे को हम गाली दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूरे आईएएस कम्युनिटी को दे देंगे इस केस में, या उस बंदे की कम्युनिटी को दे देंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने बात शुरू की, कि एज मिडिल क्लास टैक्स पे वोटर हम इसमें क्या कर सकते हैं, और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इन महानुभाव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये बंदा है कौन। ऐसा नहीं है बहुत पुराना पापी है। 2021 तक ये बंदा एमपी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर था। उसके बाद प्रमोशन होके ये आईएएस बनता है। और ये कितने साफ चरित्र का आदमी है ये भी जान लीजिए। प्रमोशन के लिए इस व्यक्ति ने कोर्ट के फर्जी कागज सबमिट किए थे, जिसके लिए 2021 में बंदा अरेस्ट भी हुआ है। किसी महिला के साथ इसका विवाद चल रहा था, तो प्रमोशन के लिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ दिखाना था, उसमें इस आदमी ने कोर्ट का एक झूठा ऑर्डर दिखाया, जिसमें कि कहा गया कि उस महिला के साथ जो उनका केस चल रहा था वो सेटल हो चुका है और इस बंदे को बरी किया जा चुका है। जो एक्शन लिया गया था वो मैजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया गया था, उन्हीं के द्वारा कार्रवाई इस पे की गई थी। फिर वही प्रश्न आता है कि ऐसे लोग व्यवस्था में हैं तो क्यों हैं? और उत्तर भी हमें पता है, क्योंकि हम लोग नपुंसक हैं, हम और आप आम आदमी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सड़कों पे आ जाओ, जाम लगा दो, दंगा कर दो, किसी आईएएस को थप्पड़ मार दो, उस पर थूक दो, उस पर मूत दो। मैं ये सब नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार अपने आप को नहीं मानता, और मैं ये मानता हूं कि आप लोग भी उस तरीके के बेरोजगार या खलियर नहीं है जो ज़म्बियों की तरह सड़कों पे उतर आएंगे, उपद्रव करेंगे, टायर जलाएंगे, डिवाइडर तोड़ेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपना विरोध कैसे दर्ज कर सकते हैं? आउटरीच का भी एक तरीका होता है ना, या तो आप पागलों की तरह सड़कों पे आ जाओ, वो फिर पुलिस से पिटते फिरो, या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की तरह अपनी बात मनवाना सीखो, अपनी बात रखना सीखो। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत जिसे वोट कहा गया है, उसका इस्तेमाल
कैसे और कब आप कर सकते हैं। हमको लगता है ना कि एक दिन हम 5 साल में जाकर के वोट डालते हैं तो बस हो गया हमारा काम खत्म। नहीं भाई, आप छोटा सा वॉशिंग मशीन घर पे लाते हो, उसके बाद भी साल भर तक आप ये चेक करते हो कि अरे वारंटी में है या नहीं, कब तक फ्री सर्विसिंग होगी। तो जब एक बार वोट डाल देते हैं तो 5 साल तक आप उसका रिव्यू लेने कभी क्यों नहीं जाते हैं, या फिर जिसे वोट डाला है उस पर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। इस नेता को मैं रिव्यू कर सकता हूं। इस मुद्दे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में हम अपने लोकल MP MLA तो चुनते ही नहीं है ना, हम सीधा CM चुनते हैं, PM चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में, जयपुर में, भोपाल में, मुंबई में बैठा हुआ कोई IT सैलिया दिल्ली के, मेरठ के, धनबाद के, शिमला के, हरिद्वार के, बेंगलोर वालों को यह बता देता है कि मोदी जी को ही चुनना है, राहुल जी को ही चुनना है। वो ये नहीं बता रहा कि मोदी जी को केवल वाराणसी वाले और राहुल जी को केवल रायबरेली वाले या वायनाड वाले चुन सकते हैं। और आप भी ये सोच रहे होते हो कि यार ये IT सैलिया कह रहा है, इन्फ्लुएंजा कह रहा है, सही कह रहा होगा। आप ये नहीं सोचते हो कि वो अगर ये कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। भाई उसका CMO में, HMO में, PMO में डायरेक्ट पौवा सेट है, उस नेता से पौवा सेट है, उस नेता के आसपास की टीम से पौवा सेट है। उसके खाते में पार्टी की ओर से पैसा आता है, या फिर उसे कोई भी जीवन में समस्या आती है निजी लेवल पे, अपने आसपास के लेवल पे, तो वो सीधा HMO में, PMO में फोन खड़का सकता है। आप किसको फोन खड़काते हो एज नॉर्मल सिटीजन? वोट तो आपने भी उतना ही दिया है। क्या आपके पास HMO का अगर नंबर हो, किसी अधिकारी को आप वहां जानते हो, तो भाई प्लीज उसका नंबर मुझे भी कमेंट्स में दे देना। चाहे उसे फियर मॉन्गरिंग कह लें या किसी भी अन्य बात के चलते आपसे जो वोट डलवाया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, अगर वो चीज सच में होती है, मान लीजिए आपने अपनी फेवरेट पार्टी को वोट दिया, वो पार्टी सत्ता में भी है, लेकिन सच में अगर वो जो फियर मॉन्गरिंग आपको बताई गई थी वो हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है कि 100 लोगों की भीड़ आपके घर के सामने हथियार लेके आ गई है? मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी भीड़ है, आप मान लो अपने हिसाब से कि भाई किसी हिंदू के घर के सामने मुसलमानों की भीड़ आ गई है, मुसलमानों के सामने हिंदुओं की आ गई है, दलितों के सामने सवर्ण की आ गई है, सवर्ण के सामने दलित की। आपके घर के बाहर 100 लोग, फेसलेस लोग हथियार लेकर के खड़े हैं। या फिर इसको हटा दो, कोई निजी समस्या आपको आ जाती है, किसी फर्जी बात पर आपको पुलिस ही गिरफ्तार करने आ जाती है, मान लीजिए, आपका रिएक्शन उस पर क्या होगा? आप क्या करोगे? जैसा कि मैंने पूछा, होम मिनिस्टर ऑफिस का आपके पास नंबर है तो भाई कमेंट में दे दीजिएगा, या PMO में किसी को जानते हो, अपने CMO में किसी को जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो IT सैलिया हो या कोई भी हो, वो लोग तो जानते हैं भाई, वो सीधा फोन मिला देंगे उनको जब कोई निजी समस्या आएगी। आप क्या करोगे पुलिस को फोन करने के अलावा? या फिर पुलिस ही अगर आप पे शोषण कर रही है तो आप क्या करोगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो मैं सोचवा देता हूं। आप अपने लोकल पार्षद को फोन मिलाओगे, या थोड़ी और आपकी औकात बड़ी हुई तो विधायक को, या और आपकी ठीक ठाक सी पहुंच हुई तो आप शायद सांसद के ऑफिस में फोन मिला दो। Cause that's how parliamentary democracy works। तो अपने वोट की उस ताकत को पहचानिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ये राबी चिनाब झेलम क्यों कर रहा था, और ऐसे विषयों में कि ऐसे किसी IAS ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी पद पर बैठे व्यक्ति ने, किसी जज ने ऐसी ओछी टिप्पणी कर दी, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं एज वर्किंग मिडिल क्लास लिविंग इन एनी अर्बन एरिया और इवन रूरल एरिया। ये जो फोन देखते हैं ना, जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे संभवतः, या जिसे रील देखने के लिए उपयोग करते हो, उसका असली उपयोग सीखिए, सोशल मीडिया का उपयोग सीखिए। मैं इस मुद्दे पे सोच रहा था कि यार मैक्सिमम आदमी कितना लाचार हो जाता है एज मिडिल क्लास, कि होपलेस हो कि वो क्या कर सकता है। तो मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया अपने लोकल सांसद को टैग करते हुए, इस मामले में आप कुछ करिए, पार्टी हेडक्वार्टर में आवाज उठाइए, अपने सांसदों की मीटिंग में आवाज उठाइए, कहीं भी आवाज उठाइए, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई कराइए। मुझे लगा एक छोटी सी चीज आप एक लोकतंत्र में कर सकते हैं, अपने अपने सांसद को, विधायक को सोशल मीडिया पर टैग तो कर ही सकते हो ना। विधायक हो सकता है हर कोई सोशल मीडिया पर ना हो, लेकिन मैक्सिमम सांसद ट्विटर पर जरूर होते हैं। और ये लिखिए कि अगर इस विषय में आपने कोई कदम नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई, तो हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी बहन बेटी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करता है, तो आप एक भाई या पिता पहले हैं, या बीजेपी या कांग्रेस या आपके वफादार वोटर पहले हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि यदि आप एक भाई हैं, एक पिता पहले हैं, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आप अपने सांसद को, विधायक को टैग करिए और उससे जवाबदेही मांगिए। बाकी आप पार्टी के वफादार हो तो भाई मैंने पहले ही कह दिया था, वीडियो आगे मत देखो। अब आप कह सकते हैं कि इससे होगा क्या, तो मैं कहूंगा एक बार में कुछ नहीं होगा, दूसरी बार कुछ नहीं होगा, तीसरी बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर सामाजिक मुद्दों पे इसी तरह सांसदों की, विधायकों की टारगेटिंग शुरू हो गई
उन्हें टैग कर करके लिखना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे आपके सांसदों की, विधायकों की फटेगी कि अगली बार सीट गई भैया। जैसा कि मैंने कहा ना कि मोदी शाह आपको घर पे बचाने नहीं आ सकते एक एक व्यक्ति के, ऐसे ही वो लोग एक एक विधायक की, एक एक सांसद की सीट नहीं बचा सकते, अपनी सीट खुद ही जीतनी पड़ती है भाई मैक्सिमम। तो मुझे यह तरीका थोड़ा सा सेंसिबल लगा, और मुझे क्यों लगा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। एज जनता, एज पढ़ी लिखी जनता, यू डोंट नीड टू हिट द रोड्स फॉर आउटरीच एवरी टाइम, हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सरकारी अफसरों को उनकी नौकरी पर टारगेट करिए, नेताओं को उनकी सीट पर टारगेट करिए, जजों को या किसी भी ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को उनके पदों के आधार पर टारगेट करिए। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यह तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी आवाज अगर आप कलेक्टिव रूप में उठाएं तो उससे अधिक ऊपर तक पहुंचेगी जितनी सोशल मीडिया पर किसी रैंडम इंसान को, आईएएस को, सीजेआई को भड़वा लिख करके पहुंच रही थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पिछले कुछ समय में देखिए, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए, आरडब्ल्यूए के ग्रुप्स बने होते हैं छोटे छोटे मोहल्लों के, शहरों के, और आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप जानेंगे कि पार्षद या लोकल विधायक तक उस ग्रुप पे या तो एक्टिव होते हैं या फिर उनसे जुड़े लोग उन पे एक्टिव होते हैं। तो यदि किसी तरह उन्हें अपनी सीट हिलती दिखेगी तो नेता कुछ ना कुछ एक्ट जरूर करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा तो पार्टी मीटिंग में, लोकल पार्टी मीटिंग में विषय जरूर उठाएगा कि भाई लोग मुझे टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं अगली बार वोट नहीं देंगे। और जब 10, 20, 50 सांसद, विधायक सेम बात बोलेंगे तो पार्टियों को, मंत्रियों को भी कदम उठाना पड़ेगा। अब तक होता क्या है कि विधायकों को, सांसदों को हम केवल क्षेत्रीय मुद्दे गिनवाते हैं तो उन्हें वही सब सुनने की आदत होती है कि यार रोड बनवा दो, वो गटर साफ करवा दो, ये गेट लगवा दो, पार्क बनवा दो, सफाई करवा दो। इस सब के बीच सामाजिक मुद्दे, इस तरह के मुद्दे कि कोई सीजेआई विष्णु जी पे कमेंट कर दे रहा है, आईएएस अफसर ब्राह्मण की बेटियों को लेने की बात करता है, उनके साथ संबंध बनाने की बात करता है, ऐसे मुद्दे कोई डिस्कस नहीं करता। लोग ये सोच लेते हैं कि ये सब तो ऊपर वाले पॉलिसी मेकर्स का काम है, किसी बंदे को सस्पेंड कराना, किसी को बर्खास्त करना। मेरा सांसद तो छोटा सा है, कभी इस दल में चला जाता है, कभी उस दल में। भाई तुम्हारे छोटे छोटे सांसद मिलके ही 272 बनाते हैं, तभी पॉलिसीज बनती हैं, तभी सरकारें बनती हैं। ये छोटे छोटे कमजोर कमजोर 20 सांसद भी यदि बागी हो जाए ना तो अभी के अभी किसी भी प्रीस्ट, किंग या स्वघोषित चाणक्य की पैंट गीली हो जाएगी। तो ऐसे मुद्दों पर सोशल मीडिया में, रियल लाइफ में चर्चा आरंभ कीजिए, विरोध दर्ज कराइए, सांसद से मुंह फाड़कर बोलिए कि तुमने अगर इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और चतुर ना बनना कि ये पार्टी बदल के दूसरी में चले जाओगे, दूसरी भी बर्बाद होगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत उठता है, नॉट दिस देन हु, ये वाला। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप किसको वोट दोगे। खासकर ये पार्टी कार्यकर्ताओं और आईटी सेल वालियों के वर्ड प्ले से डरा मत करिए कि इफ नॉट मोदी देन हु, जॉनी सिंस, इफ नॉट राहुल देन हु, मियां खलीफा। तुझसे मतलब, मैं गली के कुत्ते को वोट दे दूंगा, तुझसे मतलब। लेकिन एक बात श्योर है कि तेरे नेता को नहीं दूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कोई भी बटन दबा दूंगा ईवीएम में, लेकिन तेरे नेता का नहीं दबाऊंगा। एक चीज याद रखिए, नेताओं को असली भय अन्य किसी नेता की जीत का नहीं बल्कि अपनी हार का होता है। विचारधारा नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, खासकर भारत में तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज का सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी स्वयं 272 का आंकड़ा छूने से पहले यह सुनिश्चित करती कि किसी भी हाल में ओवैसी या रावण जैसे लोग संसद के गलियारों तक पहुंच ना पाए। लेकिन वो पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं होती। अब थोड़ी कही है, ज्यादा समझ लेना। इस पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, आउटरीच से ये सब तो लोग करते रहते हैं। इस पर मेरा सीधा जवाब सिंपल है भाई, कि होता तो तुम्हारे सोशल मीडिया पर दल्ला लिखने से भी कुछ नहीं है, लेकिन लिख देते हो ना, तो एक बार एक सेंसिबल आउटरीच करके देख लो। कई चीज बदलवाई है सोशल मीडिया आउटरीचेस ने, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। बाकी अगर आप एकदम ही बेरोजगार हैं, खलियर हैं, तो अपने किसी फेवरेट इन्फ्लुएंजा के कहने पे सड़क घेर लीजिए भाई, मैं तो उसके सजेशन देता नहीं हूं कभी। एक और पॉइंट है, ये कुछ राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि आप केवल गाली दें, और उसका एक कारण है, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्विटर पे किसी को दल्ला लिख के, तेरी माँ की, तेरी बहन की लिख देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस मन को 2 मिनट की शांति मिल जाती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और कई बार राजनीतिक दल, नेता भी यही चाहते हैं, पार्टी सेलिए यही चाहते हैं। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है, आईएएस है वो, उसको आप कितनी भी गालियां दे लो, कुछ भी कह लो, जातिवादी टिप्पणी कर लो, आपको लगता है उसके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा? उसने अपने जीवन में गालियां खाई नहीं होंगी क्या? डेली बेसिस पे खाता होगा वो। उसे पता है गालियों का, सोशल मीडिया ट्रोलिंग का उसकी नौकरी पे, उसकी जेब में आने वाली तनख्वाह पे
कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात नेताओं को भी पता है, लेकिन आप उसे बताओ कि हम तुझे हरा सकते हैं। एक कलेक्टर की नौकरी आपने खाई या एक नेता को आपने हरवाया तो बाकी के 10 अपने आप सही हो जाएंगे। क्या औकात है इस आदमी की नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, आप मुझे बताइए। सत्ता चाह ले तो कलेक्टर तो क्या, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसों को रातों रात हवा करा देती है, हमने ये देखा है। ऊपर से इसके तो क्रिमिनल होने का रिकॉर्ड भी है। क्यों इसे लात मार के पद से नहीं हटाया जा सकता, सोचिए आप। क्योंकि आप ये मांग सीधे तौर पर नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ सुपर चैट में 100 रुपए दे सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि वाह पुलकित भाई मजा आ गया, और नीचे आईएएस की मां को या बहन को 2 गाली दे दीजिएगा। यही सब ट्विटर पे कर दीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो बंद करिएगा और अपने अपने काम पे रोज की तरह चले जाइएगा। या फिर आप थोड़ा सा कठिन रास्ता अपना सकते हैं, जैसा कि घातक फिल्म में कहा गया है कि गुस्से को पालना सीख काशी। गुस्से को पालिए और सोशल मीडिया पे गाली लिखने की जगह सही लोगों को टारगेट करिए, सही लोगों को टैग करिए और सही बात लिखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये किसी जाति का मामला नहीं है। आज जो शब्द ब्राह्मणों की लड़की के लिए बोले गए हैं, कल आपकी बेटियों के लिए भी बोले जाएंगे, आपकी भी बारी आएगी। पंजाबी में कहावत है, दियां सांझियां हुंदियां ने, तो आपके घर में भी होगी। यह लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है, यह एक व्यक्ति इस केस में और एक ऐसी सोच से लड़ाई है जो महिलाओं को वस्तु की तरह लेने देने की बात करती है। इसके साथ ही कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम हो जाती है कि यार सोशल मीडिया हम कैसे चलाएं, हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, तो भाई सीखना पड़ेगा। आज 2nd टियर 3rd टियर सिटीज में भी जब इंटरनेट पहुंच गया है, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो क्यों हर घर में कम से कम एक ट्विटर अकाउंट नहीं है? और अगर नहीं है तो बनवाइए। आप नहीं बना सकते, अपने पिता का बनवाइए, भाई बहन का बनवाइए। फॉलोअर कितने हैं क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बनाओ। घर में ये विषय डिस्कस करो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह का मामला सामने आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा एक व्यक्ति इस तरह के विचार रखता है। अपनी माओ, बहनों, पत्नियों को फोन में इंस्टा चलाना हटवाइए। वो ठुमक ठुमक जान दी है माइये दे नाड़ की जगह उन्हें न्यूज पढ़ाने की, देश दुनिया में क्या चल रहा है, देश के आईएएस, देश के जज, सीजेआई किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उस बारे में वीडियोस देखने के लिए प्रेरित कीजिए, न्यूज पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं जानता हूं समय लगेगा, लेकिन वही है ना कि कमेंट में जय श्री राम लिखना काफी नहीं है, एक्ट करना पड़ेगा राम राज्य स्थापित करने के लिए। अंत में फिर वही कहूंगा कि ये सब नहीं कर सकते। इस वीडियो के कमेंट में उस आईएएस की मां को, बहन को, बाप को, जिसको आप गाली देना चाहें दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उससे कुछ बदलेगा, और फिर वापस आप कच्चा बादाम वाली रील देखने जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भविष्य में अपनी बहन बेटियों के लिए, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, समुदाय से आते हो, अपनी बहन बेटियों के लिए भी इसी तरह की अभद्र भाषा सुनने और उन्हें घरों से खिंचवाने के लिए भी तैयार रहिएगा।